साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एपीएस अर्थात अपर निजी सचिव की प्रारंभिक परीक्षा 2023 की होनी है आपका जनवरी 2024 में। तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है राजू पब्लिकेशन के द्वारा जो शॉर्ट पेपर और प्रैक्टिस बुक एक निकाली गई है जिसमें आपके 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं नए पैटर्न के अनुसार। उन्हीं में से हम लोग आज के दिन पांचवा जो इसका प्रैक्टिस सेट उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, डब्ल्यूटीओ का पूर्ण रूप क्या है? डब्ल्यूटीओ का पूर्ण रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओटीईसी, ओटीईसी का पूर्ण रूप है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। क्या है? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन अर्थात महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण। ओपेक का अर्थ क्या है? ओपेक, ओपेक का फुल फॉर्म है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, बी ऑप्शन। इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसरो का फुल फॉर्म है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन। एक गैलरी ऑफ रॉस्कल पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, अ गैलरी ऑफ रॉस्कल। अगला है पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं राहेल कार्सन, राहेल कार्सन की पुस्तक है। यह पर्यावरण विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। अगला है भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? तो यह कंपनी सर्वप्रथम कोलबर्ट ने, किसने? कोलबर्ट ने स्थापित की थी। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय उनके प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 1664 में स्थापित हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बंकिम चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है किस पर? तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह जो 1763 से 1800 के बीच हुआ था। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया है। ठीक है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक भारत के किस शासक के काल में आया था? तो यह जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है कथन कांड का है। तो देखिए, कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कथन सही है। कांड वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था? नहीं, इसका मुकाबला चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ ही नहीं था। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता वाक्यांश क्या है? तो ये जो है आपका नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुच्छेद 14 जो है भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह आपका अनुच्छेद 14 और 21 में, अनुच्छेद 14 और 21 में निहित है। संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? 1951 1951 में किया गया था। ठीक है, 1951 में। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर विभेद की अनुमति राज्य को देता है? तो ये अनुच्छेद 16(5), अनुच्छेद 16(5) जो है धर्म के आधार पर विभेद की सीमित अनुमति को प्रदान करता है। किसी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थानों की नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। अगला है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूलाधिकारों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 29 ये केवल जो है नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। जबकि अनुच्छेद 20 जो है ये नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 20। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ को एंजल का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो यह जो है उपभोग कमी से। एंजल, अर्नेस्ट एंजल 19वीं शताब्दी के सांख्यिकी विद थे जिन्होंने काम करने वाले परिवार के बजट आंकड़ों पर अध्ययन किया, जिसमें पाया कि व्यक्ति की आय बढ़ने के प्रतिशत से उसके उपभोग के खर्च की प्रतिशत में कमी आती है। मतलब उसका उपभोग, उसका आय बढ़ेगी तो उसके उपभोग के खर्च के परसेंटेज में कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, किसने कहा? ये ग्रेशम का सिद्धांत है। ग्रेशम का सिद्धांत है। जैसे आप साधारण व्यवहारिक आप देखिए, यदि आपके पास दो नोट है, एक जैसे मान लीजिए 100 की नोट है, एक पुरानी वाली नोट है, एक नई नोट है। नई नोट आपके पास मतलब थोड़ी सी टाइट है, अच्छी कंडीशन में, तो आप क्या करेंगे? जो पुरानी वाली नोट है आप दुकानदार को देते हैं और जो नई नोट होती है उसको अपने पास रखते हैं। यही ग्रेशम का नियम है। फिलिप्स वक्र का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह जो है आपका बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य संबंध को बतलाता है।
तो ये बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध को बताता है, अर्थात जब मुद्रास्फीति कम होगी तो बेरोजगारी क्या होगी, अधिक होगी, और जब बेरोजगारी कम होगी तो मुद्रास्फीति ज्यादा होगी। मतलब जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो बेरोजगारी कम होती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाफर, लाफर वक्र, लाफर या लेफर वक्र का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है कर की दर एवं राजस्व में विपरीत संबंध को बताता है। कर की दर और राजस्व में विपरीत संबंध को बताता है। जापान के निम्नलिखित चार द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यदि उत्तर से दक्षिण इनको क्रम लगाएंगे, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये, तो देखिए इसका क्रम है होकैंडो सबसे उत्तर में, फिर उसके दक्षिण में होशु, फिर उससे उसके दक्षिण में शिकोकू, सबसे दक्षिण में क्यूशु है। होकोंडो, होशु, होशु, शिकोकू, क्यूशु। नीली नील, नीली नील या ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो यह जो है आपका ताना झील से निकलती है, जबकि जो सफेद नील है, सफेद नील व्हाइट नाइल, वो विक्टोरिया झील से निकलती है, और आगे चल करके दोनों मिल जाती हैं और नील नदी के नाम से आगे बढ़ती हैं। भूपर्पटी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी में सर्वाधिक आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके बाद सिलिकॉन का नंबर आता है, सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम है, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम है, फिर आपका लोहा होता है। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? भूमध्य रेखीय जलवायु के तहत नहीं पाया जाता। देखिए इसमें आपका कांगो, गैबन, जेरे, ये जो है ये भूमध्य रेखीय जलवायु के तहत आते हैं, जबकि इथोपिया जो है, इथोपिया ये भूमध्य रेखीय जलवायु के तहत नहीं आता। देखिए भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार जो होता है वो भूमध्य रेखा अर्थात जो इक्वेटर या विषुवत रेखा होती है उसके दोनों ओर लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में होता है। ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, जबकि इथोपिया को आप देखेंगे तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके पूर्वी हिस्से में है। आगे बढ़ते हैं, दो सूची दी गई हैं, दो सूची दी गई है नदी और उस पर आधारित बांध के बारे में, तो यह सुमेलित करना है। कोलोरेडो नदी पर हुबर बांध है, कोलोरेडो नदी पर हुबर बांध है, 4 से मिलाइए। दामोदर पर जो है पंचेत हिल है, दामोदर पर पंचेत हिल है, 3 से मिला दीजिए। नील नदी पर आपका अश्वान बांध है, 1 से मिला दीजिए। जौम्बेजी पर जो है करीबा बांध है, तो 2 से मिला दीजिए। तो 4312, 4312 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जिससे प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? तो रक्त प्रभावित होता है। ठीक है, इससे रक्त प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसका अत्यधिक मात्रा में क्षय होता है। ठीक है, जो कि एनीमिया का कारण बनती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 क्या है, ब्लड बैंक में रक्त को किस रसायन के साथ मिलाकर संरक्षित किया जाता है? तो इसको साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज के साथ मिलाकर के संरक्षित किया जाता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है विटामिन और कमी से होने वाले रोग के संबंध में? तो देखिए इसमें थायमिन की कमी से भूख नहीं लगता है, थायमिन कमी से भूख ना लगना। वहीं टेकोफोराल बांझपन के लिए उत्तरदायी है। रिबोफ्लोविन बेरी बेरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। रिबोफ्लेविन जो होता है विटामिन बी2 होता है, जबकि बेरी बेरी रोग तथा भूख ना लगना जो है ये विटामिन बी1 की वजह से होता है, ना कि बी2 की वजह से। ठीक है, और वहीं रेटिनॉल की वजह की कमी से क्या होता है, रतौंधी होती है। प्रकाश किस प्रकार की गति करता है? तो प्रकाश जो है आपका सरल रेखा में गति करती है। निम्न में से किसकी श्यानता सबसे ज्यादा होगी? वायु, जल, शहद और रक्त में। तो इसमें शहद की श्यानता जो है सबसे अधिक होगी, शहद, उसके बाद रक्त आएगा, फिर उसके बाद जल और फिर वायु, सबसे कम वायु की होगी। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश से हुआ माना जाता है? तो इसका उद्भव भारत में माना जाता है, भारत से। अगला है, शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो शतरंज का जन्मदाता देश भारत को ही कहा जाता है। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुई। कहां पर हुई? इंग्लैंड में हुई। हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए आयुष्मान भव अभियान के मुख्य उद्देश्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिए गए हैं, तो कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस अभियान का उद्देश्य पहले सभी गांवों को आयुष्मान ग्राम पंचायत बनाने का प्रयास है, सही है। इसके अंतर्गत टीबी, कैंसर से लेकर डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जांच होगी, ये भी सही है। आयुष्मान कार्ड के 5 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, ये सभी के सभी क्या हैं? सही हैं, तो डी ऑप्शन। अगला है, इनमें से किस राज्य ने जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? इनमें से किस राज्य ने जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ये उत्तर प्रदेश ने जीती है। ठीक है, 16 सितंबर 2023 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित डॉक्टर बी.सी. राय ट्रॉफी जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब उत्तर प्रदेश ने जीता है। उत्तर प्रदेश ने फाइनल में पश्चिम बंगाल को हराया था। इनमें से किस राज्य में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तर्ज पर स्पेशल शैक्षिक जोन बनाया जाएगा? तो ये आपका कहां बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। राई लोक नृत्य
किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड का है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 फरवरी को। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भवन किस जिले में स्थित है? तो हिंदी भवन जो है आपका जौनपुर जिले में। कहां पर है? जौनपुर जिले में। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो यह जो है आपका आजमगढ़ के निजामाबाद से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है सही है? यहां पर दो कथन दिए गए हैं। पहला है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि संत कबीर नगर के लौहरा देव से मिलते हैं। ठीक है, तो पहला कथन सही है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जो है वो जौ और धान है। यह कथन गलत है, गेहूं और जौ है। गेहूं और जौ है, धान नहीं है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन। आनंद भवन स्थित है कहां पर? इलाहाबाद। वर्तमान में इसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद को। शालीमार बाग और निषाद बाग स्थित है कहां पर? तो ये आपका श्रीनगर में है, श्रीनगर में स्थित है। शालीमार बाग का निर्माण जो है मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 में करवाया था। आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कहां पर? तो ये आपका तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। अब इससे आगे मैथ के प्रश्न है, 4 क्वेश्चन। इन प्रश्नों को हम लोग छोड़ते हुए हिंदी वाले सेक्शन में पहुंच जाते हैं। तो देखिए, हिंदी वाले सेक्शन में हम लोग पहुंचते हैं। यहाँ पे इमोल्यूमेंट्स का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो इसका हिंदी अनुवाद होता है परिलब्धि। क्या होता है? परिलब्धि। परित्याग का क्या होता है? इंग्लिश एबेंडमेंट, एबेंडमेंट होता है। वहीं घोषणा का क्या होता है? अनाउंसमेंट होता है या डिक्लेरेशन होता है। उद्विकास का इवोल्यूशन होता है। शपथ पत्र का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? तो इसे एफिडेविट कहते हैं। क्या कहते हैं? एफिडेविट कहते हैं। और वहीं वो का मतलब क्या होता है? प्रण होता है। ओथ का मतलब शपथ होता है। मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन या स्मृति पत्र होता है। अनधिकृत शब्द का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? इसका अनएथराइज्ड होगा। अनअथराइज्ड, अथराइज्ड का होता है अधिकृत, इलीगल मतलब अवैध, बैंड मतलब होता है प्रतिबंधित। निम्नलिखित में से वैलिडेशन शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होगा? वैलिडेशन शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका हिंदी अनुवाद पुष्टि होगा। क्या होगा? पुष्टि होगा। वैलिडेशन का पुष्टि होगा। वहीं पात्रता की अंग्रेजी क्या होगी? एलिजिबिलिटी होगी। अधिकार का राइट होगा। लेखांकन का अकाउंटिंग होगा। अगला है, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा सी ऑप्शन, अ न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक इज बीइंग पब्लिश्ड। अगला है, हमारा ऋण आवेदन स्वीकृत हो गया है। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? तो इसकी अंग्रेजी होगी डी ऑप्शन, आउट लोन एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड। आउट नहीं होगा, यहां पे गलत लिखा है, ये आउट नहीं, आवर होगा, ओ यू आर, आवर। यहां पे भी आउट लिख दिया है। आवर लोन एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड। अगला है, द लॉ इम्पोज्ड सर्टेन ऑब्लिगेशन ऑन पब्लिक अथॉरिटीज का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो इसका हिंदी रूपांतरण ए ऑप्शन पढ़िए, कानून लोक प्राधिकारियों पर कुछ बाध्यताएं लागू करता है। अगला है, टेक्नोलॉजी इज बोथ अ बून एंड अ बैन। बैन का सटीक हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रौद्योगिकी वरदान एवं अभिशाप दोनों है। तो सी ऑप्शन। अशासनिक पत्र के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो देखिए, पहला, संबंधित फाइल पर ही टिप्पणी लिखकर उसे संबंधित मंत्रालय या विभाग को भेज दिया जाता है। कथन सही है। ऊपर मंत्रालय विभाग का नाम, स्थान और दिनांक अन्य पत्रों की तरह ही दिया जाता है। ये भी सही है। नीचे हस्ताक्षर और पदनाम होता है। ये भी सही। सबके सब कथन यहाँ पर सही है। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? निविदा सूचना का उद्देश्य जो होता है सामान की नीलामी करना, सामान की आपूर्ति करवाना और निर्माण कार्य करवाना। ये सभी के सभी होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से मुहावरा कागज काला करना का मतलब क्या होता है? बेकार की बातें लिखना। अगला है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो 63 देखिए, यहां पर उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। विस्मित होना मतलब आश्चर्यचकित होना। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ बताता हो। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया,
इसका मतलब क्या होगा, संसार में सभी एक जैसे नहीं होते हैं। सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित प्रश्न में। यहां पर देखिए, खरी मजूरी चोखा काम, खरी मजूरी चोखा काम मतलब मजदूरी के तुरंत बाद नगद पैसे मिलना। सी ऑप्शन। अगला है प्राण निकलना, प्राण निकलना का अर्थ क्या होगा, इसका मतलब होगा अत्यंत भयभीत होना। प्राण निकलना का मतलब हो गया अत्यंत भयभीत होना, भयभीत होना। अगला है आठ आठ आंसू रोना, मुहावरे का आशय क्या है, इसका आशय है बहुत विलाप करना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा अत्यधिक कंजूस होना। बेवकूफ मत समझना, वाक्य को पूरा करो, तो इसका पूरा क्या होगा, बेवकूफ मत समझना मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। बी ऑप्शन। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, इसे आकाश वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाश वृत्ति कहते हैं। आगे देखते हैं, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, चष्क कहते हैं, चष्क। डी ऑप्शन। जो स्त्री के वशीभूत, जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए स्त्रैण होता है। क्या होता है, एक शब्द स्त्रैण होता है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। एक शब्द उसके लिए अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए क्या होगा, स्वेदज, स्वेदज होगा। ठीक है, ए ऑप्शन। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे अतीन्द्रिय कहेंगे, अतीन्द्रिय। परंपरा से चली आ रही बात को क्या कहते हैं, अनुश्रुति कहते हैं, अनुश्रुति कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें देखिए, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है, यह गलत है, यह गलत है। ये इसका शुद्ध क्या होगा, मुझसे यह काम संभव नहीं है। वहीं वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, ये भी गलत है। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता भी नहीं होगा, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। सी वह यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये कथन आपका सही है, सी वाला। इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये गलत है। इन दोनों में यही अंतर है, केवल नहीं रहेगा। ठीक है, केवल और यही एक साथ नहीं होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें, 79 में। तो आप देखें, पहला, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ये गलत है। यहां पे आप डी ऑप्शन पढ़िए, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये कथन आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है 80 नंबर क्वेश्चन में। इसमें से अशुद्ध कौन सा, देखिए, पहला, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ये सही है। अगला, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। इसका शुद्ध क्या होगा, देश के वर्तमान हालात ठीक नहीं है, तो बी वाला सही नहीं है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, सही है। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, सही है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है कि कौन सा इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला है, तो इसमें डी ऑप्शन, दैदीप्यमान, ये सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो देखिए, कौतूहल सही लिखा गया है, अनधिकार सही है, निरपेक्ष सही है, पौराणिक जो है ये गलत है, पौराणिक ये गलत है। क्यों गलत है, तो देखिए, पौराणिक में ड़ा पे ये छोटी की मात्रा होगा। ठीक है, वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें आप देखिए, चिन्ह गलत है, चिन्ह जो है गलत है, चिन्ह हाँ में यहां पे ना होता है। ठीक है, विवर्त, विवर्त जो है आपका सही लिखा है। अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है, तो गा में इस प्रकार से रा होता है। बिरहणी, बिरहणी नहीं होता है, बिरहिणी होता है, हा पे छोटी की मात्रा होगा। ठीक है, बिरहणी, तो यहां पर बी वाला सही है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, टी4 में भी देखिए, इसमें ज्योत्सना जो डी ऑप्शन में लिखा है ये सही है, ज्योत्सना। ठीक है, अगला, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है, ये हमें बताना है। देखिए, इसमें कोमलांगी सही है, सम्मिलित सही है, उत्कर्षता गलत है, उत्कर्षता गलत है, क्योंकि इसका शुद्ध रूप क्या होता है, उत्कर्ष होता है, उत्कर्षता कोई चीज नहीं है, उत्कर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं, अनुग्रहित भी सही है। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तलवार का पर्यायवाची जो है क्या होगा, करवाल होगा, तलवार का करवाल होता है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो देखिए, कामदेव का पर्यायवाची शब्द जो है वो आपका मार है। बिडौजा जो है इंद्र का है, इंद्र का पर्यायवाची पिशुन जो है चुंगलखोर का है, अश्म जो है पत्थर का है। अगला है, धनंजय का पर्याय क्या है, धनंजय का
पर्याय क्या है? धनंजय का पर्याय जो है गुड़ाकेश है, गुड़ाकेश। ये अर्जुन के लिए शब्द है। धनंजय, गुड़ाकेश, कौंते, पार्थ, ये अर्जुन या सब्यसाची ये अर्जुन के पर्यायवाची हैं। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मीमांसा का इसका सही पर्यायवाची जो होगा समालोचन होगा। क्या होगा? समालोचन। इसके अन्य पर्यायवाची में समीक्षा, विवेचना, निरूपण इत्यादि होता है। अगला निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? देखिए, अम्ब है, अम्बा है, जननी है, परंतु अंबु नहीं है। अंबु जो है, अंबु जल का पर्यायवाची होता है। समष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि का आपका विलोम व्यष्टि हो जाएगा। समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। विशिष्ट का सामान्य होगा, अशिष्ट का शिष्ट हो जाएगा, अपुष्टि का पुष्टि हो जाएगा। व्यष्टि का विपरीत क्या होगा? व्यष्टि का विपरीत क्या होगा? तो व्यष्टि का विपरीत आपका समष्टि होगा, व्यष्टि का समष्टि होगा। समास का व्यास हो जाएगा और समस्त का असमस्त या एकल हो जाएगा। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? सहयोगी का विपरीत प्रतियोगी होगा। सहयोगी का क्या हो जाएगा? प्रतियोगी होगा। ठीक है। और प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा। क्षणिक का सही विलोम क्या होगा? क्षणिक का विलोम शाश्वत होगा। उपमेय का विलोम क्या होगा? उपमेय का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपमेय हो जाएगा, अनुपमेय। ठीक है। और अतुलनीय का क्या हो जाएगा? तुलनीय हो जाएगा। और अनुपमित का उपमित हो जाएगा। अब आगे एक गद्यांश दिया गया है और इस पर आधारित प्रश्नों को हमें देखना है। पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। देखिए, लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस्ट ने हम्पी, जो कि विजयनगर है, को सपनों की नगरी कहा था। किसने कहा था? इतिहासकार डोमिंग पेस्ट ने। यह संगम उसके शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन वह कृष्णदेव राय थे जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमई राज्यों के संघ के 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नाशेष एक दूसरे से टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैले हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है, यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी हैं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एनीगोंडी दुर्ग इस बानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे कि हेमकुंड पर्वत, मातंगड़ पर्वत और मल्यावंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा है, जिसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इसी नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा है। आगे बात करते हैं, इस पर आधारित प्रश्नों की बारे में देख लेते हैं। तो देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो बाली के शासन का हिस्सा था। किसने हम्पी को सपनों की राजधानी या नगरी कहा है? ब्रिटिश इतिहासकार। इसे किसने कहा है? तो एक सेकेंड, इसे जो है पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस्ट ने। हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? तो संयुक्त आक्रमण से। विजयनगर के भग्नाशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हुए हैं? तो ये जो है आपका जन शून्य के बीच फैले हुए हैं। ठीक है। अगला है विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो विरूपाक्ष का समानार्थी क्या होगा? विलक्षण नेत्रों वाला, ए ऑप्शन। अब कंप्यूटर पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए एक सेकेंड, देखिए एमएस वर्ड में पहले से मौजूद डॉक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग Ctrl+O का इस्तेमाल करते हैं। क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए Ctrl+J। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो है टिम बर्न्स ली ने किया था। आगे बात करते हैं, एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? देखिए पहला, एक टेबल में सम संख्या में पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं, सही है। एक टेबल में विषम संख्या में पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं, ये भी सही है। एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है, इसलिए आपका सी ऑप्शन गलत है। डी, एक टेबल में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है, सही है।
निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे एमएस वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे कि एमएस वर्ड 97 से 2003 तक में उपयोग किया जाता था? तो ये है आपका डॉक। एमएस एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल सेलेक्ट होंगे? तो कुल आपके 15 सेल सेलेक्ट होंगे। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम जो होगा आपका 0.5 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? देखिए, एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, ये कथन आपका सही है, जबकि अन्य जो है वो असत्य है। देखिए, ईमेल आईडी में अपर केस और लोअर केस अक्षर एक साथ नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, ईमेल आईडी में सदैव लोअर केस छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए बी वाला गलत है। ईमेल आईडी में डॉट कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। ईमेल आईडी आमतौर पर केस सेंसिटिव होती है, केस सेंसिटिव नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है? तो यह जो है आपका राइट होता है, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? दो कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए, पहला एमएस वर्ड में 18 पॉइंट फॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होती है, नहीं, ये कथन गलत है। ये 0.25 इंच के बराबर होती है, 0.25 इंच के बराबर, इसलिए गलत हो गया। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता, ये सही है, तो बी ऑप्शन सही है, मतलब कथन दो सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। इंटरनेट पे एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। एमएस एक्सेल में किसी सेल का फार्मूला ये जो दिया है, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम आपका 2 होगा। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड या कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए Ctrl+B का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए IP एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है फिल हैंडल में। आगे बढ़ते हैं, मतलब फिल हैंडल का इस्तेमाल किया जाता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है आपका सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसमें पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें, इसका इस्तेमाल किया जाता है। एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसमें आप देखिए, डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने पर इसमें कोई पेज नहीं होता है, तो इसलिए एक गलत है, पहला वाला गलत है। एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करें, ये सही है। किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर क्लिक करें, ये कथन आपका गलत है, ये कथन जो है ये गलत है, क्योंकि ऊपरी कोने पर यहाँ पर इस प्रकार से नहीं होता, यहाँ पे जो क्रॉस बना होता है उस पर क्लिक किया जाता है। डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F होती है, नहीं, यह नहीं होती है। Ctrl+F का प्रयोग जो है डॉक्यूमेंट में कुछ खोजने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है? तो ये शेल जो है ये संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो इसमें देखिए, जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल है, परंतु कूल मेल नहीं है, कूल मेल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए, इसमें आस्क, याहू, बिंग सर्च इंजन है, परंतु सफारी जो है ये सर्च इंजन नहीं है। ये जो सफारी है ये सर्च इंजन ना होकर के एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर है। निम्नलिखित में कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है? तो देखिए, इसमें अभिगम्यता होती है, सही है। उपयोग में आसानी होती है, सही है। संचार का लचीलापन होता है, सही। उच्च लागत इसकी विशेषता में नहीं आता है, कम लागत होती है, ठीक है। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? टाइटल बार। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से क्या एक करेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो इसमें देखिए, इसमें फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल है, परंतु अलाइनमेंट इसमें करेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेनू टाइप के तहत पेज सेटअप का विकल्प उपलब्ध उपलब्ध होता है? तो ये आपका पेज लेआउट के तहत होता है। एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसके लिए टेबल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड सीसी डबल सी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप जो होता है कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है? कार्बन कॉपी। एमएस एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? देखिए, सेल सेलेक्ट करें, फार्मूला बार पर क्लिक करें और कंटेंट को एडिट करें, सही है। जहां कंटेंट स्थित है उस सेल पर डबल क्लिक करके सेल को एडिट करें, ये भी सही है। सेल सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर F2 फंक्शन की दबाएं, ये भी सही है। डी डी वाला ऑप्शन देखते हैं। देखिए, सेल सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर F फंक्शन की दबाएं, ये F5 फंक्शन की दबाएं, ये गलत है। ठीक है। एमएस एक्सेल में F5 फंक्शन का उपयोग जो होता है वो विंडो ओपन करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? विंडो ओपन करने के लिए, इसलिए डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल में लेन फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो ये टेक्स्ट श्रेणी में आता है। किस में आता है? टेक्स्ट श्रेणी में आता है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए देखिए, वाक्य को सेलेक्ट करने के लिए उस पर कंट्रोल प्लस क्लिक करें, इस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? तो इसमें देखिए, जस्टिफाई है, लेफ्ट राइट है, परंतु टॉप नहीं है। टॉप इसके तहत नहीं आता है। HTTPS शब्द का अर्थ या इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप यदि आप देखें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होनी चाहिए? तो इसमें प्रत्येक कंप्यूटर में IP एड्रेस होनी चाहिए। निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम जो है 4 होगा। ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश या मान्यता नहीं होती है? तो इसमें डॉट होता है, संख्यात्मक अंक होते हैं, बड़े अक्षर होते हैं, परंतु रिक्त स्थान की गुंजाइश नहीं होती ईमेल एड्रेस में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है? तो देखिए, जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर है यह एक वर्ड प्रोसेसर है। यह एक वर्ड प्रोसेसर है। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? देखिए, पहला, MS वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता है, गलत है, दोनों हो सकता है एक साथ में। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, इसलिए यहाँ पे दो के दोनों कथन गलत हैं। ठीक है। फॉन्ट का आकार जो है या साइज एक जितना कम हो सकता है और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज 72 हो सकता है, तो यहाँ पे दो के दोनों कथन गलत है, इसलिए ए ऑप्शन। MS एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? तो इसके लिए F2 का इस्तेमाल करते हैं। F5 जो है विंडो ओपन करने के लिए होता है, F1 हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए होता है, F4 जो होता है वो रीडू या अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए होता है। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए Ctrl+A मतलब Ctrl+All हो जाता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि Ctrl+C जो होता है इससे सेलेक्ट सेल्स में लिखे कंटेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए? तो कम से कम एक वर्कशीट होनी चाहिए। MS एक्सेल वर्क बुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप में कितनी वर्कशीट होती है? तो इसमें डिफ़ॉल्ट रूप में 3 वर्कशीट होती हैं। MS वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फ़ॉन्ट साइज़ कितने इंच के बराबर होता है? तो यह जो है 0.5 इंच के बराबर होता है, सी ऑप्शन। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सी मेनू बार का एक विकल्प नहीं है? देखिए, इंसर्ट है, होम है, पेज लेआउट है, परंतु इंटरनेट इसका विकल्प नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता या इंटरनेट से सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? तो देखिए, इसके तहत इंटरनेट एक्सेस होता है, डोमेन नाम पंजीकरण होता है, डायल अप एक्सेस होता है, परंतु वेब प्रशासन नहीं होता है, बी ऑप्शन। वेब ब्राउजर और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों का सूची 2 के मदों से सबसे अच्छा मिलान करता है? देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आपका माइक्रोसॉफ्ट है, तो बी से। सफारी, सफारी क्या है? एप्पल संबंधित है। सी मंकी मोजिला फाउंडेशन, ये आपका ए से हो जाएगा। तो आपका इस प्रकार से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक स्प्रेडशीट में सेल को एडिट करने के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों को सूची 2 के मदों के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है? देखिए, इंटर
इंटर का मतलब आपको नीचे अगले सेल में ले जाता है, आपको नीचे अगले सेल में ले जाता है, बी से मिलाइए। शिफ्ट प्लस टैब ये आपको बाईं ओर अगले सेल में ले जाता है, डी। टैब आपको दाईं ओर अगले सेल में ले जाता है, आपको दाईं ओर अगले सेल में ले जाता है, मतलब ए। एरो की क्या करता है, आपको एरो की दिशा में ले जाता है, सी। तो आपका ए बी ए डी ए सी, सॉरी बी डी ए सी, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एम एस वर्ड 2007 में किसी टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल अलाइनमेंट, सेल को संरेखित करने का एक विकल्प नहीं है? कौन सा नहीं है? तो अलाइन अक्रॉस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एम एस एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो इसमें देखिए राइट, मिड, लेफ्ट है, परंतु कोबिन नहीं है, कोबिन नहीं है। अगला है एम एस वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग निम्नलिखित में किसे अप्लाई करने के लिए किया जा सकता है? तो ये किसके लिए हो सकता है? बॉर्डर के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बॉर्डर अप्लाई करने के लिए, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? तो इसमें देखिए आपका ईमेल @domain.com है, सही है। 1234567890 ये भी है। ईमेल .@domain.com ये भी है, परंतु यहाँ स्पेस जो दिया गया है ये नहीं है, ठीक है, ये स्पेस वाला नहीं रहेगा, तो डी वाला वैध नहीं है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।